हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को सिलेक्शन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और तैयारी अपना बेहतरीन कर रहे होंगे। तो हम आपको बता दें फ्रेंड्स, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद के भारत के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ आपको प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आपको पढ़ाया जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का भारत। हिस्ट्री फाउंडेशन बैच के थ्रू आप सभी को हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। भारत में सबसे पुराना लोह युग जुड़ा हुआ है। तो किससे जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन ए है चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ। जो लोह युग जुड़ा है ये इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। लोक के प्राचीन संबंधित साहित्य उल्लेख की पुष्टि प्रतात्विक प्रमाणों से भी हो जाता है। अहिच्छत्र, अंतरजीखेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती आदि स्थलों से लोह युग सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से? आलमगीरपुर से प्राप्त हुए, मथुरा से प्राप्त हुए, रोपड़ से प्राप्त हुए, श्रावस्ती से प्राप्त हुए हैं। आदि स्थलों से लोह युग के बारे में और सांस्कृतिक उनके अवशेष थे जो वो प्राप्त हुए हैं। इस काल के लोगों के एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे जिसे चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता था। इतना पॉइंट आप जान चुके हैं। तो अगर फ्रेंड आप सिलेक्शन पूर्व के माध्यम से अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिलेक्शन पूर्व को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सीधे आपके पास मिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो किसका था? ऑप्शन ए है तांबा, बी है टीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहे का भंडार था। पूर्व में मगध के पास किसका था? लोह का भंडार था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कब खोजा गया था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य। ठीक है, चलिए। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बिंबिसार जो था मगध के उत्थान के लिए उत्तरदायी था। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 545 ईसा पूर्व में बैठा था। इसने क्या किया था? राजगिरी का निर्माण कर उसने अपनी राजधानी बनाया। राजगिरी का निर्माण कराया और उस जगह पे अपनी राजधानी इसको बनाया। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये जो बिंबिसार था ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था तथा इसने चंड प्रदोत की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र ने अजातशत्रु ने कर दी थी। गद्दी के लिए, मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार ही उत्तरदायी था। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु जो थे सिकंदर जी का महान शिक्षक थे। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था तथा भारत के पश्चिमोत्तर प्रांतों को विजय कर लिया था। ठीक है, तो इस सब पॉइंट को आपको क्या करना है? नोट डाउन करके रखने हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो कौन सी भाषा थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा थी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए अधिकांशतः लोग इसका प्रयोग करते थे, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। हेरोडोटस को माना जाता था
तो हेरोडोटस को क्या माना जाता है? इतिहास का पिता माना जाता है, यानी इतिहास के जनक माने जाते हैं हेरोडोटस को। तो ये भी आप कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप लोग जो पढ़ने वाले लोग देख रहे होंगे कि हाँ एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन ही सर बता रहे हैं। चलिए, अलेक्जेंडर, जिससे सिकंदर कहते थे, अलेक्जेंडर को और क्या अपने किस नाम से बोलते हैं? सिकंदर। अब पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, तो वो कहाँ पे लड़ी थी? तो इसका देखिए ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए हम बता दें, यूनानी स्रोत के अनुसार पौरव राजा पोरस के साथ सिकंदर का प्रसिद्ध युद्ध हाइडेस्पीस नदी के किनारे हुआ। यही हाइडेस्पीस नदी को ही और किस नाम से बोला जाता है? अगर आपको पता है तो बताइए। झेलम नदी को ही बोला जाता है। किस भाषा में बोला जाता है? यूनानी भाषा में झेलम नदी को ही हाइडेस्पीस कहा जाता है। इस चीज़ को आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इस युद्ध में पोरस की हार हुई थी। पोरस जी का क्या हुआ था? हार हुई थी और सिकंदर जीता था। ठीक है, बट सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर लिया और उसे मित्रता कर ली। क्या कर लिया? उसने मित्रता कर ली। चलिए, इतना पॉइंट आपको, ये क्वेश्चन से इतना पॉइंट आपको दिखने को मिल रहे हैं, तो क्यों ना आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम था, तो क्या नाम था? मूसा संहिता यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम था। अच्छा, यहाँ इतना तो आप समझ गए हैं। इनका पूजा स्थल सिनागॉग के नाम से जाना जाता है। जो यहूदियों को पूजा जो स्थल होता है इसे किस नाम से जानता है? सिनागॉग के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक बौद्ध के लिए, जैन तो अवेस्ता पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। जैन अवेस्ता पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, जैन धर्म के लिए जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कमेंट करके आप हमको जरूर बताइएगा। निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कला क्रमानुसार लिखिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आप बताइए हमको। हम आपको समय देते हैं, कुछ समय का आपको समय देते हैं कि आप इसको हमको बता दीजिए। तो देखिए, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले हर्यक जी आए थे, हर्यक के बाद आया था शिशुनाग आए थे, शिशुनाग के बाद आए थे नंद जी आए थे, नंद के बाद आया था मौर्य आया था। तो सबसे पहले ये आए थे, उसके बाद आपको कौन आया था? दूसरे नंबर पे ये आए थे भाई। ठीक है, फिर इसके बाद को फिर तीसरे नंबर पे ये आए थे, इसके बाद चौथे नंबर पे मौर्य आया था। ठीक है, तो ये जो करेक्ट आंसर आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर है, इसको आप कर लीजिए। अब देखिए, मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट पे पूरा ब्रीफ से समझा दिया है कि हर्यक वंश कितने से कितने साल के बीच में आए थे। हर्यक वंश आए थे 544 ईसा पूर्व से लेके 412 ईसा पूर्व तक रहे। उसके बाद किसका स्थापना हुआ? शिशुनाग वंश का स्थापना हुआ। ये 412 ईसा पूर्व से लेके 345 ईसा पूर्व तक राज्य किए। उसके बाद 345 ईसा पूर्व के बाद नंद वंश का स्थापना हुआ। नंद वंश कब से कब तक रहा? 345 ईसा पूर्व से लेके 322 ईसा पूर्व तक रहा। फिर नंद वंश जैसे खत्म हुआ उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश कितने से कितने साल तक चला? 322 ईसा पूर्व से लेके 184 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको मैंने डिटेल में समझा दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाभाष्य लिखा था, तो महाभाष्य किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर डी, पंतजलि ने लिखा था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि थे। इस ग्रंथ को यह जानकारी मिलती है कि मौर्य शासकों ने आर्थिक संकट से उभरने के लिए देव प्रतिमाएं बनवाकर बिकवाई थी। ठीक है, निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सकीय क्षय की पहचान करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी चारक, सुश्रुत और वाग्भट, ये जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो आपको कैसा लगा इसको तो जरूर कमेंट करिएगा। और देखिए, चारक, सुश्रुत और वाग्भट चिकित्सा के श्रेय के नाम से जाना जाता है। ये तीनों ही चिकित्सक आयुर्वेद में सिद्धस्थ थे, जिसको कहा है सिद्ध थे, सिद्ध पुरुष बोला जाए, जो कि सब कुछ के बारे में जानते थे, ये सिद्ध पुरुष थे। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।